नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 89 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ विज्ञापन 50 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीजीटी और भी जो एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से रिलेटेड लगे हुए हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चुने हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से भी कई प्रश्न निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाया जाता है चीज़ों को, तो आप लगे रहिए इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये किसका कथन है कि धर्म व जादू दोनों भावनात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो कथन है वो मेलिनोव्स्की का है। मेलिनोव्स्की ने कहा है कि जो धर्म है और जो जादू है, ये दोनों हमको भावनात्मक रूप से एक सपोर्ट प्रदान करते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है जो हमारे सपोर्ट में खड़ी है, और जो परिस्थितियां हैं, जो जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा जब अलौकिक शक्ति हमारे अनुकूल हो जाएगी, ठीक है। तो मानसिक तनाव और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए जो भावनात्मक रूप से हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है, वो हमको धर्म से प्राप्त होता है। ये बात मेलिनोव्स्की ने कही है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मार्गन ने 5 प्रकार के परिवार बताए हैं। तो कौन कौन से परिवार है? सिंडेस्मियन है, समूह विवाह है, ठीक है, और समरक्त है, एक विवाही, पितृसत्तात्मक। कौन कौन से हैं वो? तो इनको हमको क्या करना है, एक श्रृंखला में रखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? समरक्त परिवार, ठीक है। उसके बाद होता है समूह विवाह, फिर है सिंडेस्मियन, फिर है पितृसत्तात्मक, और तब है एक विवाह, ठीक है। एक विवाह लास्ट में आता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी पूरी श्रृंखला को अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये किसका कथन है कि शोषी समाज में परिवार एक वैचारिक अनुकूलन की युक्ति प्रदान करता है। तो ये जो कथन है वो फ्रेडरिक एंजल्स का है, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा है कि समाज में जो परिवार है वो वैचारिक रूप से अनुकूलन प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूल्यों को 2 भागों में बांटा गया है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, ठीक है। ये 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनटू दिस लास्ट के गुजराती संस्करण का शीर्षक क्या है। तो गांधी जी के अनटू दिस लास्ट का जो गुजराती संस्करण इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसको सर्वोदय नाम से इन्होंने निकाला था, ठीक है, सर्वोदय नाम से इन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? नसबंदी बताया कि निरोध की लूप क्या चीज़ है? तो इन्होंने आत्मनियंत्रण, ठीक है, इन्होंने स्वयं को अपने आप को नियंत्रित करके हम परिवार नियोजन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा व करबंदी की प्रेरणा गांधी जी ने कहाँ से ली, किससे ली थी? तो थोरों से उन्होंने सविनय अवज्ञा व करबंदी की प्रेरणा ली थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अपने किस संकलन में ब्रिटिश की आलोचना करते हुए गांधी जी ने इसकी तुलना बाज और वेश्या से की थी। तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को बाज और वेश्या कहकर कब पुकारा था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में उन्होंने जो ब्रिटिश शासन है उसको बाज और वेश्या कहकर इसकी आलोचना की थी। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता है, ए और बी दोनों है, कोई नहीं, या फिर क्या है? तो इसमें देखिए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने अपने लेखनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि अहिंसा का मतलब सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य को प्राप्त करने के लिए हम जो रास्ता अपनाएंगे उसी को इन्होंने अहिंसा कहा है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसे सामाजिक अन्वेषक के रूप में जाना जाता है? तो सामाजिक अन्वेषक के रूप में गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समाज में जो जो चीज़ें बताई हैं, जो अन्वेषक के रूप में, जो आविष्कार के रूप में बताया है कि हमको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे भी परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण बताया, ठीक है, अहिंसा, सत्य, और इसके अलावा जो अस्तेय होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। धन का संचय नहीं करना है। तो ये सब जो है उन्होंने सामाजिक अन्वेषक के रूप में उनको माना जाता है, क्योंकि इसके पहले ये सब बातें नहीं हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सरमन ऑन द माउंट शिक्षा किस पवित्र ग्रंथ से ली गई है? तो सरमन ऑन द माउंट जो शिक्षा है, जो उसकी जो शिक्षाओं का संकलन है, वो बाइबल से ली गई। बाइबल की शिक्षाओं का संकलन ही क्या कहलाता है? सरमन ऑन द माउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पसीने की रोटी खाओ किस में कहा गया है? तो पसीने की रोटी खाओ बाइबल में कहा गया है, ठीक है।
ठीक है। तो भारत का जो ग्रंथ है, जैसे गीता हो गया, महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गई, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आध्यात्म की तरफ व्यक्ति को खींचते हैं कि चाहे जितना भी कर्म कर लो, जो पिछले जन्म का है वही हमको मिलना है, इस जन्म का अगले जन्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इंडिया में लोगों को अध्यात्म की तरफ खींचती है। लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ठीक है, जो यूरोपीय देश हैं, उसमें वहाँ पे बाइबिल होता है, उनका जो पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। बाइबिल में मेहनत करके पैसा कमाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए वहाँ पे भौतिकवाद चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाने पे, अर्निंग पे वो फोकस इसीलिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन से ही उनको जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उनको यही चीज़ सिखा रहा है, और हमारा धार्मिक ग्रंथ हमको जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उसकी तरफ खींचता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना आवश्यक है। यह कथन किसका है, ठीक है, और ये किस प्रकार के श्रम की तरफ इंडिकेट करता है? श्रम मजदूरी है, बुनियादी श्रम है, बुनियादी शिक्षा है, या फिर अन्नदायी श्रम? तो ये देखिए, इसमें अन्नदायी श्रम जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्रम यानी हमको भोजन के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, और भोजन प्राप्त करने के लिए यदि हम श्रम कर रहे हैं तो अन्नदायी श्रम कहलाएगा वो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हो गया है गलती से, यहाँ 14 होगा। सच्ची शिक्षा क्या कहलाती है? इसमें देखिए, सच्ची शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है, बौद्धिक शिक्षा है, कि शारीरिक शिक्षा है, कि सभी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सच्ची शिक्षा है वो सभी कहलाएगी, क्योंकि व्यक्ति को अध्यात्म की भी ज़रूरत है ताकि वो नैतिक रूप से सही रहे, हमेशा सही काम करे, ठीक है। बौद्धिक शिक्षा की भी ज़रूरत है ताकि वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कार्य करे। शारीरिक शिक्षा की भी, शक्ति की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सच्ची शिक्षा वह कहलाती है जो व्यक्ति को बहुआयामी विकास करे, सभी प्रकार की चीज़ों को व्यक्ति को बताए, वही क्या है? सच्ची शिक्षा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस धार्मिक पुस्तक में कहा गया है कि धर्म में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए? तो किस में कहा गया है? कुरान में कहा गया है, ठीक है। कुरान में कहा गया है कि व्यक्ति को जोर जबरदस्ती के साथ कोई कार्य नहीं कराना है। इसीलिए कुरान में जो विवाह होता है उसमें लड़का और लड़की दोनों से पूछा जाता है सभी के सामने ही कि क्या वो वास्तव में रजामंद हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ की जाती है। तो याद रखिएगा, गीता, बाइबिल, कुरान, हदीस, कोई भी चीज़ आए तो उसमें आपको कुरान लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्वोदय तथा शारीरिक श्रम का विचार किससे लिया गया है? तो सर्वोदय और शारीरिक श्रम का विकास, जो श्रम का जो विचार है वो रस्किन से लिया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को समझने का विज्ञान है? तो मैक्स वेबर ने कहा है ये, ठीक है। उन्होंने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को समझने का विज्ञान है, ठीक है। ये दोनों कथन किसके? मैक्स वेबर के। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो प्रतिष्ठा समूह का मतलब है परिस्थिति समूह, ठीक है। मैंने आपको मैक्स वेबर के चैप्टर में बताया था कि वर्ग, परिस्थिति और दल, 3 प्रकार से लोग विभाजित होते हैं। वर्ग में व्यावसायिक लोग आते हैं, दल में जो होता है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग आते हैं, नेता मंत्री वगैरह हो गए, ठीक है। और परिस्थिति समूह में जो उच्च क्वालिटी की नौकरी करते हैं, हाई लेवल की जो नौकरी वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, इस तरह से जो और भी अच्छे नौकरी वाले होते हैं वो प्रतिष्ठा समूहों में आते हैं। तो ये एक विशेष जीवन शैली की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे एक डॉक्टर की जीवन शैली अलग होती है, ठीक है। जीवन शैली मतलब वो किस तरह से लोगों का ऑपरेशन करता है, ठीक है, दिन भर वो मरीजों को देखता है, उसका एक जीवन शैली है, ठीक है। टीचर्स की भी है जीवन शैली, जो प्रोफेसर्स होते हैं, बड़े बड़े जो डीएम वगैरह होते हैं, उनकी भी जीवन शैली होती है, ठीक है। कौन कौन से कार्य उनको करना है ये निर्धारित होता है। तो ये जो प्रतिष्ठा समूह, जो परिस्थिति समूह होता है वो जीवन शैली से रिलेटेड होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांत के बौद्धिक मूल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं? तो मीड और गॉफमैन है, कि दुर्खीम एवं स्पेंसर है, मार्क्स एवं वेबर है, कि एडवर्ड विल्सन एवं डार्विन है? तो देखिए जो बौद्धिक मूल स्रोत यहाँ पे मूल रूप से बताया गया है। मूल स्रोत का मतलब है जो प्रारंभिक रूप से इसको जन्म दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मार्क्स एवं वेबर, ठीक है। मार्क्स और वेबर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मार्क्स ने जो संघर्ष सिद्धांत के बारे में बताया है वो फेमस है, आप जानते ही हैं, ठीक है। वेबर ने भी संघर्ष सिद्धांतों के बारे में चीज़ें बताई हुई। तो मूल स्रोत की बात की जा रही है, इसीलिए मार्क्स और वेबर का नाम लेंगे।
क्योंकि ये पुराने हैं और शुरू शुरू में जब संघर्ष सिद्धांत को शुरुआत करने से लेकर चीज़ों को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस प्रकार का नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकृत करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं व संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। किस प्रकार के नारी अधिकारवाद के इस विचार को स्वीकृत करता है कि राज्य जो है वो पुरुष की प्रधानता और नारी की गौरता के लिए बनाया गया है। यानी राज्य इसीलिए बनाया गया है ताकि पुरुष जो है वो नारी पर शासन कर सके, उस पर हावी हो सके। ठीक है, तो ये कौन सा विचार है, किस प्रकार के नारीवादी ये मानते हैं? उदारवादी मानते हैं कि उग्रवादी मानते हैं कि मार्क्सवादी मानते हैं कि पर्यावरणवादी मानते हैं? तो यहाँ पर देखिए पर्यावरणवादी को हटा दीजिए, उदारवादी को भी हटा दीजिए, क्योंकि उदार बातें करता है। ठीक है, ये महिला और पुरुष की समानता की बात करता है, पुरुष को हटाकर महिला की ऊंचाई की बात नहीं करता है। ये यहाँ पे उग्र नारीवाद मानता है। ठीक है, उग्र नारीवाद जो है वो क्रांतिकारी नारीवाद के रूप में भी जाना जाता है और इसमें ये माना जाता है कि पुरुष ने स्त्री को दबा के रखा है, बिल्कुल उसकी अधिकारों को, उसकी स्वतंत्रता को इसने छीन लिया है। ठीक है, अतः पुरुष को हटाकर, ठीक है, उसको पूरी तरह से क्या करना चाहिए, एक दमनकारी नीतियों के द्वारा उनको नीचे करना है और स्त्रियों को क्या करना है, पुरुषों के ऊपर शासन करना है। ये चीज़ बताता है उग्र नारीवाद। ठीक है, तो नारीवाद का चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और जब पढ़ाऊंगी तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, और ये आंसर सीरीज है, 89 नंबर की आंसर सीरीज़ है ये। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है और अगले क्वेश्चन सीरीज़ में हम फिर मिलते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो क्वेश्चंस अभी देती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक एक लेसन भी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करती हूँ। ठीक है, हफ्ते में 2 लेसन कम से कम आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है और बाकी क्वेश्चंस इस तरह से आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।